नमस्कार, आइए शुरू करते हैं सेक्शन 1.6। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पूरे सिलेबस को यूनिट्स के हिसाब से ही देखा है, जैसा कि यूपीपीएससी ने दिया है। यूनिट 1 को हमने अलग अलग सेक्शंस में बांट दिया है और उस सेक्शंस के हिसाब से हम अपनी बात आगे कह रहे हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 1.6 की एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स, यानी निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र की बात हम आज करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि निजी और सार्वजनिक जीवन में संबंधों के विषय में नीति शास्त्र क्या कहता है, नीति शास्त्र क्या समझता है, नीति शास्त्र किस बात की चर्चा करता है और क्यों करता है। तो हम आइए समझते हैं कि नीति शास्त्र आखिर इसमें कैसे काम कर रहा है। निजी व सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। निजी संबंधों में और सार्वजनिक संबंधों में दो अलग अलग बातें हो गई। तो यानी हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं संबंधों में नीति शास्त्र। कौन कौन से संबंधों में? निजी संबंधों में और सार्वजनिक संबंधों में। पहले आइए बात करते हैं निजी संबंधों में नीति शास्त्र की। तो ये बात हुई निजी संबंधों में नीति शास्त्र। तो सवाल उठता है कि आखिर ये निजी संबंध हैं क्या? तो निजी संबंध व्यक्ति का अपने परिवार के सदस्यों, सगे संबंधियों, मित्रों आदि के साथ जो संबंध होता है उसे हम निजी संबंध कहते हैं। मेरा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ किस आधार पर? इस आधार पर क्योंकि मैंने किसी परिवार में जन्म लिया, क्योंकि उसने भी उस परिवार में जन्म लिया और इसलिए हम भाई हो गए, बहन हो गए, या हमारे बीच कोई और संबंध हो गया। फिर विवाह के उपरांत भी निजी संबंध हो गया जब हम पति या पत्नी हो गए। तो निजी संबंध यहां एकाकी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कोई संबंध उसका हो जा रहा है तो उसको हम निजी संबंध कहते हैं। यानी निजी संबंध की विशेषताएं क्या है? निजी संबंध किसी औपचारिक प्रक्रिया की अपेक्षा भावनात्मक बंधनों पर आधारित होता है जो उन्हें नियंत्रित करते हैं। इसमें हम ये समझ पा रहे हैं कि मित्र इत्यादि से जो संबंध हैं आपके वह भी भावनात्मक हैं और पारिवारिक संबंध जो आपके हैं वह भी भावनाओं पर आधारित हैं। इनकी प्रकृति अनौपचारिक होती है, कोई कानून कायदा लिखा पढ़ी उस तरह का नहीं होता, अनौपचारिक ढंग से ये चलते हैं जो पूर्व निर्धारित या वंशगत हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे भी बताया कि परिवार में आपने जन्म लिया या आपका किसी से विवाह हो गया, विवाह होने के बाद जिससे आपका विवाह हुआ उसके माता पिता भी आपके माता पिता हो गए, उसके भाई बहन भी आपके भाई बहन हो गए, उसके तमाम सगे संबंधी आपके सगे संबंधी हो जाते हैं। निजी संबंध आपसी संबंधों से विनियमित होते हैं, न कि किसी बाह्य कानून से। इसके लिए कोई कानून नहीं लगता। कहां से आते हैं ये हमारे आपके जो संबंध हैं अनौपचारिक हैं और हम ही आप एक दूसरे के संबंधों को विनियमित करते रहते हैं, रेगुलेट करते रहते हैं, देखते हैं कि किसको क्या करना होगा, क्या अपेक्षाएं हैं, कौन किसकी अपेक्षाओं को पूरा कर पा रहा है। अगर उम्मीद या अपेक्षा पूरी नहीं हो रही है, एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही है, तो हम ही दोनों आपस में एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस को क्लैरिफाई करते हैं और ये तय कर लेते हैं कि कौन सी उम्मीद पूरी हो पाएगी और कौन सी उम्मीद पूरी नहीं हो पाएगी। जब भी किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच तनाव होता है, विवाद होता है, मनमुटाव होता है, तो आखिर होता क्यों है? इसीलिए क्योंकि हम एक दूसरे की अपेक्षाओं को, एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाते। तो उचित क्या है? उचित यही है कि आइए उम्मीदों को, एक्सपेक्टेशंस को हम लोग समझ लें कि आखिर हम चाहते क्या हैं एक दूसरे से। जैसे जैसे हम इन उम्मीदों को समझते रहेंगे, बात करते रहेंगे, तो तनाव कम होगा, मनमुटाव कम होगा। ये निजी संबंध परस्पर प्रेम, घनिष्ठता, संवेगात्मक लगाव, भावनात्मक लगाव पर आधारित होती है
और इनमें कोई प्रतिबद्धता होती है, कोई जुड़ाव होता है। ये हम और आप समझ पाते हैं कि हम एक दूसरे के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं या कमिटेड हैं, और वहां से हमारे आपके संबंध चलते हैं। निजी संबंधों में परस्पर संबंधित पक्षों से उम्मीद की जाती है कि वो एक दूसरे की निजता का भी सम्मान करें। आमतौर से घर के जो पुरुष सदस्य होते हैं वो महिला सदस्यों के पर्स या बैग को नहीं खोलते, निजता का सम्मान करते हैं। मैं स्वयं भी अपने पुत्रों इत्यादि से भी कभी नहीं पूछता कि उनका फोन का पासवर्ड क्या है। या आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग जब घर में प्रवेश करते हैं तो अक्सर कोई आवाज करते हैं, खांस देते हैं हाँ भाई कोई है, इस तरह की कोई ध्वनि करते हैं, आवाज करते हैं, खटखटाते हैं, जिससे यह निजता बनी रहे। मैं तो विश्वविद्यालय में अध्यापक हूं और मेरे कक्ष में मेरे शोधार्थी अक्सर बैठे रहते हैं, लेकिन यदि कोई शोधार्थी बैठा है और जाहिर है कि बाहर पर्दा पड़ा रहता है, तो मैं बिना आवाज के या बिना अनुमति के अपने कक्ष में भी प्रवेश नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो भी शोधार्थी अंदर बैठा हुआ है कक्ष में, उसकी कोई अपनी निजता है। वो पुरुष या महिला दोनों हो सकते हैं, और वो किस अवस्था में बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, उस समय वो निजी स्थान है। हो सकता है एक ही बच्चा हो सकता है 2-3 हो, लेकिन अगर 2 हैं तो भी उनकी निजता है कोई। तो निजता का सम्मान हम इसमें करते हैं, यानी हम एक दूसरे के संबंधों को समझकर व्यवहार करते हैं। अब यहां कुछ सिद्धांत लागू होंगे जिनका सम्मान हमें करना चाहिए, जिनको प्राथमिकता हम देंगे। यानी आइए समझते हैं कि निजी संबंधों के नैतिक मूल्य क्या हैं। देखिए, एक सूची जैसी आपके सामने आ गई। सत्य, प्रेम, विश्वास, परस्पर सहयोग, सम्मान, निजता, गोपनीयता, इन सभी बातों को आप मोटे तौर पर समझते हैं, और ये समझते हैं कि ये मूल रूप से सिद्धांत हैं। जब भी किसी सिद्धांत का पालन किया जाएगा तो अपेक्षित परिणाम मिलेंगे, और जब भी किसी सिद्धांत का उल्लंघन किया जाएगा तो भी अपेक्षित परिणाम मिलेंगे। आप यदि सच बोलेंगे यानी सत्य का अनुपालन करेंगे तो आपको मालूम है कि क्या परिणाम होगा। आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी कि घटेगी। अब जब भी आप असत्य कहेंगे तो आपकी विश्वसनीयता कम हो जाएगी। जैसे ही आप सत्य बोलेंगे तो आपकी विश्वसनीयता बढ़ जाएगी। आपको तो सिर्फ इतना तय करना है अब कि आप सत्य बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, यानी इसको आप मूल्यवान मानते हैं या नहीं, इसका मूल्य आपकी निगाह में क्या है, वो अपने आप में एक सिद्धांत है। इसी तरह से प्रेम, आप दूसरे को प्रेम देंगे, आपको प्रेम मिलेगा, प्रेम नहीं देंगे, प्रेम नहीं मिलेगा। अब इस बात को आप कितना मूल्य देते हैं। इसी तरह से भरोसा, आप दूसरे पे भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, तो दूसरा भी आप पर विश्वास करेगा। अब आप समझ पाते हैं कि ये सब प्राकृतिक सिद्धांत हैं जिनका मूल्य मेरी निगाह में कुछ हो सकता है, और मैं उनका मूल्यांकन, उनकी प्राथमिकता अपने अनुसार निश्चित कर सकता हूं और तय कर सकता हूं, और उसके हिसाब से मुझे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इन मूल्यों को ध्यान में रखकर हमें निजी संबंधों को चलाना चाहिए, उसका मान रखना चाहिए। आमतौर से सामान्यतः निजी संबंधों में सार्वजनिक हस्तक्षेप नहीं होता, यानी कोई भी आपके 2 लोगों के संबंध में नहीं बातचीत करेगा। अक्सर आप देखा होगा कि पति पत्नी के बीच में कोई वाद विवाद हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो परिवार के लोग भी कहते हैं अरे जाने दो, मियां बीवी का झगड़ा है, आपस में निपट लेंगे। या 2 दोस्त हैं, उनमें कुछ मनमुटाव है, तो अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं अरे दोस्त हैं, आपस में ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब सार्वजनिक हस्तक्षेप की आवश्यकता इन निजी संबंधों में भी पड़ सकती है। कब पड़ सकती है? जब घरेलू हिंसा हो, बाल श्रम हो, बुजुर्गों के प्रति असम्मान हो, उनको
उनकी देखभाल न की जाए, उनका ध्यान न रखा जाए, महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाए या दहेज इत्यादि की अवस्था में सार्वजनिक हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ जाती है। यानी तब कोई न कोई और भी उन दो व्यक्तियों के अतिरिक्त जो इसमें पक्षकार हैं अपनी बात कहने का अधिकारी हो जाता है। इसके लिए बहुत सारे कानून भी बने हुए हैं। ये अधिनियम है हमारे पास जो ये बताते हैं कि कैसे निजी संबंध भी सार्वजनिक क्षेत्र में आ जाते हैं और सार्वजनिक हस्तक्षेप उसमें हो सकता है। जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम 1961, सती प्रथा निवारण अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। तो ये सब कुछ उदाहरण हैं जहां निजी संबंधों में सार्वजनिक हस्तक्षेप होता है। इसी तरह से माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण का अधिनियम है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम है। यानी हमने आमतौर से ये देखा कि कोई भी जो निजी संबंध है उसमें आमतौर से सार्वजनिक हस्तक्षेप का अभाव होगा। परंतु किन्हीं परिस्थितियों में जब हमें लगेगा कि ये घरेलू हिंसा, बाल श्रम, बुजुर्गों को घर से निकाल दिया, महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है, दहेज इत्यादि की घटनाएं हो रही हैं, तो फिर सार्वजनिक हस्तक्षेप होगा। सार्वजनिक हस्तक्षेप कैसे होगा? कुछ कानूनों की मदद से होगा। कानूनों को लागू करने के लिए अपनी अपनी एजेंसीज हैं, पुलिस काम करेगी, अलग अलग संस्थाएं काम करेंगी, न्यायालय काम करेगा। तो दोस्तों, यह हुए कुछ निजी संबंधों के बारे में विशेषताएं, मूल्य और मुख्य बातें। अब आइए देखें कि निजी संबंधों में नैतिकता क्यों कम होती जा रही है, नैतिकता के पतन के कारण क्या है। हम ये देख रहे हैं, अक्सर ये सुनने में आता है कि अब साहब वैसे संबंध नहीं रह गए जैसे पहले होते थे। तो निजी संबंधों में नैतिकता के पतन के कारण क्या है? वर्तमान समय में संबंधों का निर्धारण लाभ और हानि के आधार पर होने लगा। अब ये भावनात्मक नहीं रह गया कि हम और आप तो एक साथ रहेंगे ही, हम साथ निभाएंगे ही, बल्कि लाभ और हानि के आधार पर होने लगा। पारस्परिक पारिवारिक मूल्यों जैसे प्रेम, सहयोग, बुजुर्गों का सम्मान, विश्वास आदि का निरंतर ह्रास हो रहा है, इसमें निरंतर कमी आती चली जा रही है। ये भी हम लोग लगातार देख रहे हैं। यानी स्वार्थवादी प्रवृत्ति का प्रसार हो रहा है, सुखवादी प्रवृत्ति का प्रसार हो रहा है। हर एक को अपने हित की चिंता ज्यादा हो गई दूसरों के हितों की तुलना में, और इस वजह से ये निजी संबंध कमजोर होते जा रहे हैं। अब धर्म रहित अर्थ, धन और काम व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य बन गया। धर्म से कोई लेना देना नहीं, क्या मुझे करना चाहिए इसकी कोई चिंता नहीं, बस पैसा आना चाहिए, बस शारीरिक सुख मिलना चाहिए। जब यही चरम लक्ष्य बन जा रहा है तो फिर हमारे सामने सामाजिक विषमताएं, सामाजिक समस्याएं उठ खड़ी होती हैं, जहां नीति शास्त्र को अपनी भूमिका निभानी पड़ती है। अब सवाल हमारे सामने यह है कि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इसको हम कैसे बढ़ाएं, वृद्धि के क्या उपाय हों। तो आइए देखते हैं कि वृद्धि के क्या उपाय हों। स्कूलों में नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। अब देखिए, यूपीएससी की परीक्षा में भी इथिक्स की परीक्षा होने लगी। इथिक्स आपको पढ़ाया जा रहा है, नैतिकता आपको पढ़ाई जा रही है, और नैतिकता से जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आप इनके उत्तर देंगे। सकारात्मक सामाजिकरण को बढ़ावा देना चाहिए, अर्थात अच्छे सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा दीजिए। जब भी आप देखिए कि कुछ अच्छी बात हो रही है तो उसको प्रोत्साहित कीजिए, जिससे लोगों में ये अनुपालन की भावना बढ़ जाए और दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप स्वयं के साथ चाहते हैं कि दूसरे करें। आप वही बने जिसकी आप कल्पना करते हैं। मैं कैसा हूं, एक बड़ी मजेदार सी एक्सरसाइज है। प्रोफेसर स्टीफन आर कोवी, जिन्होंने एक मशहूर बड़ी पुस्तक लिखी है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल,
वो अक्सर एक एक्सरसाइज कराते थे और वह कहते थे कि आप कल्पना कीजिए कि आप का ये 75वां जन्मदिन है और इस जन्मदिन के अवसर पर बहुत सारे लोग आपके इकट्ठे हुए हैं, जिसमें आपके मित्र हैं, आपके सहकर्मी हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं। मान लीजिए कि जो दिवंगत हैं, जिनका स्वर्गवास हो गया है, वो भी आए हैं और सब स्वस्थ हैं, खुश हैं। और अब आपके 75वें जन्मदिन पर वो कुछ आपके बारे में कह रहे हैं और अब कल्पना कीजिए कि आप उनसे क्या सुनना चाहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप क्या सुनना चाहते हैं। जो सुनना चाहते हैं लिख लीजिए, यानी आपको वही होना है। यही आपके जीवन के मूल्य हैं। इन्हीं सिद्धांतों या आदर्शों को आप अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। तो फिर बात क्या हुई? बात यह हुई कि वही बने जिसकी कल्पना आप करते हैं, जो आप सोचते हैं कि लोग आपको देखें। बी वॉट यू प्रोजेक्ट योरसेल्फ टू बी। व्यक्ति को अपनी कथनी और करनी में सामंजस्य रखना चाहिए। ऐसी शिक्षा, ऐसा प्रोत्साहन यदि हम समाज में लगातार देते रहेंगे तो निजी संबंधों में नैतिकता बढ़ जाएगी। इतनी बातें तो हमने देखी निजी संबंधों में नैतिकता से जुड़ी हुई। आइए अब देखते हैं कि सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता क्या है। सार्वजनिक संबंध यानी जो हमारे संबंध दूसरों के साथ हैं और जिसका निजी संबंधों जैसा कोई स्रोत नहीं है, कोई जो बॉन्डिंग है, जो संबंध है, वो भावनात्मक या पारिवारिक नहीं है। यानी किसको हम कहें कि सार्वजनिक संबंध हैं, तो आइए समझते हैं इसको। सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। सार्वजनिक संबंधों की प्रकृति औपचारिक है। आपके साथ में काम करता हूं तो हम सहयोगी हैं, मैं आपका अधीनस्थ हूं तो आप मेरे वरिष्ठ हैं। हो सकता है मेरा भी कोई कनिष्ठ हो, तो कोई बॉस है, कोई सबऑर्डिनेट है, कोई एक रिलेशनशिप है जो कैसी है? औपचारिक है। आज मैंने यहां पदभार ग्रहण किया तो यहां तमाम संबंध सब अलग अलग ढंग से हमें दिखने लगे, अलग अलग लोगों से संबंध हो गए। कोई आज हमारा जूनियर है क्योंकि हम यहां इस स्थान पर हैं, इस पद पर हैं। तुरंत स्थानांतरण हो गया, किसी और पद पर चले गए, किसी और जगह पोस्टिंग हो गई, तो अब दूसरे जूनियर्स हो गए, दूसरे सीनियर्स हो गए। तो मतलब क्या हुआ कि जो भी रिलेशनशिप थी वो औपचारिक थी। आप अक्सर सुनेंगे जब आप नौकरी करने लगेंगे तो आप समझेंगे कि अरे अरे वो तो हमारे सीनियर थे वहां पर, अच्छा ये तो हमारे जूनियर थे कहीं। यानी ये औपचारिक है, इसमें कुछ भी प्राकृतिक नहीं है। सार्वजनिक संबंध अब जब औपचारिक हैं तो किन्हीं नियमों से बंधे हुए होंगे, नियम कायदे कानून होंगे। आप जूनियर होकर ऐसे करेंगे, आप सीनियर होकर ऐसे सोचते हैं मेरे बारे में। मुझे खूब याद है, मैं तो विश्वविद्यालय में अध्यापक भी रहा और छात्रावास में भी रहा। वहाँ हमारे यहाँ सीनियर जूनियर का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता था और ये संबंध हमारे सार्वजनिक संबंध होते थे। और देखिए इन्हीं संबंधों से कहीं निजी संबंध भी विकसित हो जाते थे। आपने भी ये अनुभव किया होगा। तो सार्वजनिक संबंध में बाह्य नियंत्रण या कानून, नियम, कायदा कहीं ना कहीं इसको रेगुलेट करता है, तो सार्वजनिक संबंध इससे विनियमित होते हैं। सार्वजनिक संबंधों में ऐसे मूल्य मानकों को स्वीकार किया जाता है जिनके संबंध में सर्वसम्मति, किसकी सर्वसम्मति? संबंधित समाज की सर्वसम्मति होती है। आपने हो सकता है ये महसूस किया हो कि कहीं तो सहयोगियों को पहले नाम से बुलाने की प्रथा होती है और किन्हीं संगठनों में सहयोगियों को बहुत सम्मान के साथ बुलाया जाता है, सर कहा जाता है या कोई और उनके लिए डेजिग्नेशन होता है और तब कहीं जाके उनको संबोधन किया जाता है। तो सार्वजनिक संबंधों की प्रकृति औपचारिक है, जो किसी नियम से गवर्न होंगे। ये नियम कौन बनाएगा? ये समाज बनाएगा।
और इसमें सर्वसम्मति होगी संबंधित समाज की। अब आइए देखते हैं कि सार्वजनिक संबंध के मूल्य क्या हैं। सार्वजनिक संबंध के मूल्य जिस तरह से निजी संबंध के मूल्य थे उसी तरह से कुछ है, जैसे जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व, वस्तुनिष्ठता, संवेदनशीलता, ईमानदारी, निष्पक्षता इत्यादि। मेरी बहुत छोटी छोटी वी फिल्म्स हैं जो इन तमाम सिद्धांतों, जिनको हम मूल्य में देखते हैं, मूल्य के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, पर हैं। आप उन छोटी छोटी वीडियो फिल्म्स को जब भी आपको अवसर मिले देख सकते हैं, जो 3 मिनट की है, कोई 4 मिनट की है, तो जिससे आपको समझ में आएगा कि कौन सा ऐसा प्राकृतिक सिद्धांत है जिसको आप वैल्यू कर सकते हैं, जिसको आप मूल्य मान सकते हैं, अपने लिए आप प्राथमिकता दे सकते हैं। यहां हम क्या समझ रहे हैं कि सार्वजनिक संबंधों में मूल्य कौन से हैं। देखिए, जो निजी संबंधों के मूल्य हैं उनका भी कोई ना कोई महत्व आपके सार्वजनिक जीवन में होगा, लेकिन यहां हम सार्वजनिक संबंधों के मूल्य की बात कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को जवाबदेह मानते हैं तो आप समझ रहे हैं कि आपकी प्रतिष्ठा सार्वजनिक जीवन में बढ़ जाएगी, और यदि आप अपने आप को जवाबदेह नहीं मानते हैं तो ये तुलनात्मक रूप से कम हो जाएगी, इत्यादि इत्यादि। तो ये संबंध सार्वजनिक संबंध के मूल्य हैं जिनका कहीं ना कहीं हमें सम्मान करना होगा। सार्वजनिक संबंधों के मामले में एक कमिटी ऑन स्टैंडर्ड पब्लिक लाइफ ब्रिटेन में बनी है, जिसको हम CSPL कहते हैं, कमिटी ऑन स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ। ये कमिटी ऑन स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ लगातार ये तय करती रहती है कि सार्वजनिक संबंधों में कौन कौन से मूल्य महत्वपूर्ण हैं। यहां एक लिस्ट, एक सूची हमारे सामने है। 1 अकाउंटेबिलिटी, 2 ऑनेस्टी, 3 इंटीग्रिटी, 4 ऑब्जेक्टिविटी, 5 सेल्फलेसनेस, 6 ओपननेस और 7 लीडरशिप। ये 7 मूल्य सार्वजनिक संबंधों में महत्वपूर्ण माने गए। किसने माने, आखिर आए कहां से? तो नोलन समिति के नाम से मशहूर ये मूल्य हैं। नोलन समिति, द कमिटी ऑन द स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ, CSPL के अध्यक्ष होते थे, और उन्होंने सार्वजनिक जीवन के 7 सिद्धांतों का उल्लेख किया। कौन कौन से 7 सिद्धांत? सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी एंड लीडरशिप। आइए एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। सेल्फलेसनेस यानी निस्वार्थ निष्ठता। हम निष्ठा है हमारी आपके प्रति, कैसी है कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। सेल्फलेसनेस। सार्वजनिक पद पर आसीन लोगों को जनहित से संबंधित निर्णयों को ही लेना चाहिए। अपने हित के निर्णयों को लेने का अधिकार उन्हें नहीं है। अपने परिवार और अपने मित्रों के लिए वित्तीय या अन्य भौतिक लाभों के लिए यदि वो कोई निर्णय ले रहे हैं तो वो निस्वार्थ निष्ठता के विरुद्ध जाता है। दूसरा जो हमारे पास सिद्धांत है जिसको हम मूल्य मानते हैं वो है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या हुआ? सत्यनिष्ठा। सार्वजनिक पद पर आसीन लोगों को बाहर के ऐसे व्यक्तियों या संगठनों के साथ वित्तीय या अन्य बाध्यतावश अपने आप को लिप्त नहीं करना चाहिए। कब? जब वो उसके सरकारी कार्य निष्पादन को प्रभावित करें। इससे उनकी इंटीग्रिटी प्रभावित हो जाएगी। अगर मैं किसी वजह से वित्तीय या अन्य किसी मजबूरी की वजह से दूसरों से इन्वॉल्व हो गया और दूसरों से इन्वॉल्व होकर मैंने कोई निर्णय लेना शुरू कर दिया और उससे क्या हुआ? उससे मेरे सरकारी काम पर जो मुझे करना था प्रभाव आने लगा। अब यहां यह सवाल मित्रों हमारी इंटीग्रिटी का हो गया। यह हमारे सरकारी कार्य निष्पादन को प्रभावित करेगा। इसको हमें
नहीं करना चाहिए। नोलन कमेटी ने जो तीसरी बात हमें बताई वो थी ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है कि हम विषयनिष्ठ होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे, व्यक्तिनिष्ठ नहीं होंगे, विषयनिष्ठ होंगे। सरकारी काम करते हुए कौन कौन से काम आप करते हैं? बहुत सारे लोगों को लाभ देते हैं, नियुक्तियां करते हैं और निर्णय लेते हैं। तो किसी व्यक्ति विशेष को पुरस्कार या लाभों की सिफारिश या लाभ देते समय हमें योग्यता के आधार पर चयन करना चाहिए। मेरी पसंद या नापसंद इंपॉर्टेंट नहीं है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि जिस व्यक्ति के नाम की सिफारिश या जिस व्यक्ति को लाभ मैं दे रहा हूं वह वास्तव में योग्य है अथवा नहीं। चौथा सिद्धांत है अकाउंटेबिलिटी का। अकाउंटेबिलिटी माने जवाबदेहिता। जवाबदेहिता का अर्थ क्या हुआ कि हम जब भी कुछ काम करते हैं तो फिर जनता को जवाबदेही के लिए जिम्मेदार होंगे। हम ये बताएंगे कि हमने जो भी किया वो क्यों किया, आखिर उसका कारण क्या था, और इसके लिए उचित छानबीन यदि की जा रही है तो जो भी हमारे पास साक्ष्य हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, उसे हमें प्रस्तुत करना चाहिए। अगला सिद्धांत है ओपननेस का। ओपननेस का क्या मतलब हुआ? पारदर्शिता। मैं खुला हूं, मुझे कैसे भी देखा जा सकता है, मैं चीजों को समझने के लिए भी तैयार हूं। सार्वजनिक पद पर आसीन जो भी व्यक्ति है उन्हें सभी निर्णयों और कार्रवाइयों के संबंध में पारदर्शी होना चाहिए, कोई भी देख सके, खुला होना चाहिए, दूसरों की सुनने की क्षमता होनी चाहिए। उन्हें अपने निर्णयों के लिए कारणों का उल्लेख करना चाहिए और किसी भी सूचना को देने पर रोक नहीं लगानी चाहिए। कब तक? जब तक व्यापक जनहित में इसकी मांग हो रही है तब तक देते रहिए। जब आपको लगे कि नहीं ये तो व्यापक जनहित के विरुद्ध जा सकता है, तब आप फिर गोपनीयता का सिद्धांत लागू कर सकते हैं और ये कर सकते हैं कि हम इन सूचनाओं को नहीं देंगे। छठा है ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वो निजी हितों के अनुसार कार्य ना करें। निजी हितों के लिए काम करने का आपको अधिकार नहीं है, सार्वजनिक हितों के लिए काम करने की आपकी जिम्मेदारी है। तो सरकारी काम से संबंधित निजी हितों की घोषणा कर दीजिए पहले ही कि साहब मेरा तो यहाँ ये इंटरेस्ट है तो मैं ये काम नहीं करूंगा। विश्वविद्यालय में तो हम बहुत इसको देखते हैं, मानते हैं कि अगर हमारा कोई परिचित या सगा संबंधी परीक्षा में बैठ रहा है तो हम पेपर नहीं बनाते, हम इन्विजिलेशन नहीं करते, हम हितों की घोषणा कर देते हैं कि मेरा पुत्र बैठ रहा है, मेरी पुत्री बैठ रही है। और जो भी हम आम आदमी की हितों की रक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। और अंत में मित्रों है लीडरशिप, नेतृत्व, यानी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति को अपने नेतृत्व द्वारा एक मिसाल प्रस्तुत करनी चाहिए। नेतृत्व द्वारा एक मिसाल प्रस्तुत करनी चाहिए। इन सिद्धांतों का विकास करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। ये तो हुई बातें दोस्तों सार्वजनिक संबंध में नोलन समिति ने जो हमें सुझाया उसके बारे में। नोलन समिति ने जो कहां से आई, कमिटी ऑन स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ से आई, ने 7 सिद्धांतों के बारे में बताया, लीडिंग प्रैक्टिसेस के बारे में बताया और हमने उन लीडिंग प्रैक्टिसेस के बारे में समझा। आइए देखें कि सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता के पतन के आखिर कारण क्या है। क्या बात हो गई कि ये जैसे निजी संबंधों में नैतिकता का ह्रास हुआ, वैसे ही सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता का ह्रास क्यों हो गया। निजी हित को वरीयता दी जाने लगी, सार्वजनिक हित हमारे लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं रह गए, निजी हित को हम वरीयता देने लगे। कम समय में अधिक धन, गांधी जी ने कहा वेल्थ विदाउट वर्क इज अ सिन। अब इसका कोई महत्व नहीं रह गया, कहते हैं कि अब ज्यादा काम न करना पड़े, पैसा आ जाए। भ्रष्ट आचरण की स्थिति में त्वरित विधान का अभाव है। इमीडिएट कहीं कोई लॉ हो, एक्शन ले पाए, या अनुपालन में जटिलता है। मान लीजिए लॉ है भी तो एनफोर्स ही नहीं हो पाता, सालों लटका रहता है। तो ये समस्याएं हमारे सामने आती रहती हैं जिसकी वजह से हमें ये दिक्कत महसूस होती है। इसी तरह से समाज में भौतिक साधनों से लैस व्यक्ति की प्रतिष्ठा अधिक हो गई। जिसके पास जितने संसाधन हैं,
जितनी गाड़ियां हैं, कोठियां हैं, बंगले हैं, फार्म हाउस है, उसकी प्रतिष्ठा अधिक हो गई। तो यहाँ भी सार्वजनिक जीवन में, सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता का पतन हुआ। गांधी जी ने 7 सामाजिक बुराइयों की बात की। सिद्धांत विहीन राजनीति, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। वो कहते हैं अगर आपको राजनीति करनी है तो जो प्राकृतिक सिद्धांत हैं उनको समझिए, कारण और परिणाम के संबंधों को जानिए और अब निर्णय लीजिए, अब अपने मूल्यों को निश्चित कीजिए। दूसरा जो सामाजिक बुराई या सोशल सिन गांधी जी ने कहा, वो कहा श्रम विहीन धनोपार्जन। मैंने अभी अभी आपसे बात की थी कि वेल्थ विदाउट वर्क। जब भी हमारे पास पैसा ऐसा आएगा जो हमने परिश्रम से नहीं कमाया है, तो मित्रों वह नैतिक पतन का कारण बनेगा और यह सामाजिक बुराई है। आदरणीय महात्मा गांधी जी ने ऐसा हमें बताया। तीसरा है अंतःकरण विहीन सुख। कॉन्शियस नहीं है, मालूम नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, उसको सोच ही नहीं रहे और क्या ढूंढ रहे हैं, प्लेजर। शिकार करने में मजा आ रहा है, किसी की हत्या हो जा रही है, क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ मजा आ रहा है। तो प्लेजर विदाउट कॉन्शियस इज अ सिन। चरित्र विहीन ज्ञान, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। आपको नहीं मालूम कि इस ज्ञान का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए, ना आप इसको समझने के लिए तैयार हैं और ज्ञान आपके पास आ गया, तो चरित्र विहीन ज्ञान भी सामाजिक बुराई है। मानवता विहीन विज्ञान, ह्यूमैनिटी, माने जब भी साइंस हो तो उसमें ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, माने मानव कल्याण के लिए हम कार्य करते हो, इसकी आवश्यकता कहीं ना कहीं है। नैतिकता विहीन व्यापार, मोरालिटी। एथिक्स और मोरालिटी में क्या फर्क है यह हम समझ चुके हैं। मोरालिटी एक व्यक्ति की है, एथिक्स एक शास्त्र है या एथिक्स एक व्यापक दृष्टि है। मोरालिटी व्यष्टि है और एथिक्स समष्टि है। तो जब भी कॉमर्स यानी वाणिज्य बिना मोरालिटी के किया जाएगा तो वह भी सामाजिक बुराई है। और अंत में त्याग विहीन उपासना। आप खूब वर्शिप कर रहे हैं, लेकिन वर्शिप में सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा। अब आपको कुछ दान, त्याग, वैराग्य आपके अंदर आए। जब वैराग्य आएगा तभी उपासना आपकी उचित है, अन्यथा उचित नहीं है। तो अब आइए देखें, ये नैतिकता में पतन हुआ, कमी आई, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे हम बढ़ाएं। तो गांधी जी ने तो हमें 7 सामाजिक बुराइयां बताई। अब यदि इन्हीं को उल्टा कर दिया जाए तो ये नैतिकता में वृद्धि के उपाय हो जाएंगे। यानी सिद्धांत युक्त राजनीति, श्रम युक्त धनोपार्जन। पैसा आ रहा है, मैंने मेहनत नहीं की, ओहो, तब तो फिर मुझे लेने का अधिकार नहीं है। सुख, तो आइए मैं देखूं कि ये सही है या गलत है। ज्ञान में चरित्र का अनुसरण करना होगा, चरित्र को ध्यान देना होगा। मानवता युक्त विज्ञान, कहते हैं मानवता युक्त मानवता विहीन विज्ञान तो सामाजिक बुराई है। और यहां जब हम मानवता युक्त विज्ञान की बात कर रहे हैं तो ये हमें सामाजिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में नैतिकता को बढ़ाने में मदद देगा। नैतिकता युक्त व्यापार और इसी तरह से त्याग युक्त उपासना हमें सामाजिक सार्वजनिक जीवन में नैतिकता को बढ़ाने में मदद करेगी। सामाजिक जीवन में मूल्यों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाना चाहिए। बचपन से ही, बाल्यकाल से ही बच्चों में विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, जैसे परिवार, समाज, विद्यालय, सार्वजनिक जीवन के मूल्यों का बीजारोपण किया जाए, उनको दृढ़ किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, जिससे हम सार्वजनिक जीवन में भी मूल्यों को स्थापित कर पाएंगे और नैतिकता ला पाएंगे। 1.6 की बात बच्चों इतनी ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, आप सफल अवश्य होंगे। बस पढ़ते रहिए। थैंक यू।